हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। अगर मैं बात करूं इंडियन लीगल हिस्ट्री की, तो अगर किसी पर्सन से पूछा जाए कि आप 10 लैंडमार्क केसेस बताओ कॉन्स्टिट्यूशन के, मुझे नहीं लगता कोई इस केस को मेंशन करना वहां पे भूल सकता है। आज केशवानंदा भारती केस को तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ हम और एरियाज पे भी ध्यान देंगे, जैसे कि उस टाइम जो अमेंडमेंट हुए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या कहते थे, और तो और जो चीफ जस्टिस उस टाइम अपॉइंट हुए थे इस कंटेक्स्ट को लेके, वो बायस थे या नहीं। वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम देख लेते हैं हम। देखिए, आप में से मेजॉरिटी लोगों को इस केस का नाम पता ही होगा, लेकिन मेरी ड्यूटी है फिर भी मेंशन करना। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में इस केस की जजमेंट आई थी। तो अब जानते हैं ये जो केशवानंदा भारती है उनका केस एग्जिस्टेंस में कैसे आया। इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ अमेंडमेंट की थी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 24th अमेंडमेंट, जो कि सिंपली ये कहता था कि स्टेट के पास पूरी पूरी पावर है कि वो मॉडिफिकेशन कर सकता है, बेसिकली अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को भी। यहाँ पे अगर मैं प्रेजेंट डे सिनेरियो की बात करूँ तो फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी पोजीशन मिली हुई है जहाँ पे इसको कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन ये चीज़ पहले नहीं थी। 25th अमेंडमेंट की तरफ अगर हम जाते हैं तो गवर्नमेंट के पास ये पूरी पूरी पावर है कि वो एक्वायर कर सकती है किसी भी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को, और तो और इस प्रॉपर्टी का प्राइस भी गवर्नमेंट ही फिक्स करेगी। 39th अमेंडमेंट देख लेते हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। आप देख सकते हैं 39 अमेंडमेंट सिंपली ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन है जो कि इस टाइम प्राइम मिनिस्टर के पद पे है, बेसिकली जो कि प्राइम मिनिस्टर है, या कोई पर्सन है जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, उसके अगेंस्ट कोई भी सिविल या क्रिमिनल मामला दाखिल नहीं होगा कोर्ट में। कहने का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर या एक्स प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई भी सिविल या क्रिमिनल मामला सबमिट नहीं होगा। 39 अमेंडमेंट का दूसरा पार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका टेन्योर रखा गया था सिर्फ 6 महीने से 1 साल के बीच में। कहीं ना कहीं ये जो अमेंडमेंट्स है ये एक चीज़ तो ज़रूर दिखाते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है अगर हम कंपैरिजन करें इस चीज़ का विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे इस केस में जो पार्टीज इंक्लूडेड थी उनको भी देख लेते हैं। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट यहाँ पे इंक्लूड थी। एक पर्सन जिन्होंने इस केस में अपना बहुत बड़ा रोल दिया है, और अगर ये पर्सन यहाँ पे ना होते तो शायद हमारे फंडामेंटल राइट्स को इतनी वैल्यू ना दी जाती जो आज दी जाती है। इनका नाम है नाना भाई पालखीवाला। ये बेसिकली एडवोकेट थे केशवानंदा भारती के। कुछ फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं अपने इस केस से रिलेटेड। जो केशवानंदा भारती थे वो सीनियर हेड थे एडनीर मठ के, जो कि सिचुएटेड था केरला में। यहाँ पे अब आप पूछेंगे मठ क्या होता है। बेसिकली मठ एक कोई भी ऐसी रिलीजियस प्रॉपर्टी हो सकती है जिसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो रिलेटेड होती है रिलीजन से, जैसे कि डिफरेंट रिलीजन सेरेमनी होती है, प्रेयर्स होती हैं, एक्सेट्रा। यहाँ पे जो सेकंड चीज़ है, जब केशवानंदा भारती थे सीनियर हेड ऑफ एडनीर मठ के, तो उस टाइम जो केरला स्टेट गवर्नमेंट है वो एक एक्ट ले आई थी जिस एक्ट का नाम था स्टेट लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग केरला स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करेगी और कंट्रोल करेगी पूरी तरीके से जो भी रिलीजियस प्रॉपर्टी थी सिचुएटेड केरला में। लेकिन ये चीज़ सीधा सीधा वायलेट करती थी आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। कहने का मतलब ये जो भी ये एक्ट लाई थी केरला गवर्नमेंट, इनकी ये प्रैक्टिस हनन करती थी आर्टिकल 26 का ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। देख लेते हैं आर्टिकल 26 कहता क्या है। बेसिकली आर्टिकल 26 सिंपली ये स्टेट करता है कि किसी भी इंडिविजुअल को ये पूरा पूरा हक है, पूरा पूरा राइट है कि वो कोई भी रिलीजियस अफेयर या रिलीजियस प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकता है। यहाँ पे जो केशवानंदा भारती थे वो भी यही चीज़ कर रहे थे। आप देख सकते हैं एक एडनीर मठ था, एक रिलीजियस प्रॉपर्टी थी जिसे केशवानंदा भारती यहाँ पे मैनेज कर रहे थे। लेकिन आ जाती है बीच में केरला स्टेट गवर्नमेंट अपना एक एक्ट लेके। यहाँ पे जो नाना भाई पालखीवाला थे जो कि थे एडवोकेट केशवानंदा भारती के, वो कन्विंस कर लेते हैं, मना लेते हैं केशवानंदा भारती को कि आप एक केस डाल दीजिए, बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके आर्टिकल 26 का हनन हुआ है। ये केस पहले हर्ड होता है, ये केस पहले सुना जाता है केरला हाई कोर्ट के द्वारा। यहाँ पे जो केशवानंदा भारती हैं वो फाइल कर देते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उनके राइट्स का यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट हुआ होता है। आप देख सकते हैं बहुत दिनों तक ये केस चलता है। ये केस सुना जाता है ऑलमोस्ट 68 डेज के लिए इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि इस केस में अभी तक की सबसे ज़्यादा जजेस की बेंच कंस्टिट्यूट हुई थी। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ जजेस की बेंच जो कंस्टिट्यूट हुई थी, यहाँ पे 13 जजेस बैठे थे इस केस में, इस केस को सुनने के लिए बेसिकली। और यहाँ पे फेवर में थे 7 जजेस, मतलब जो समर्थन कर रहे थे केशवानंदा भारती का उसमें 7 जजेस शामिल थे, और जो अगेंस्ट थे केशवानंदा भारती के वो थे 6 लोग। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपनी कुछ चीज़ें मेंशन करते हैं इस केस के रिगार्डिंग। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये कहते हैं
कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास ये पूरा पूरा राइट है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन यहाँ पे वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे छुएगी भी नहीं। सो अब जान लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की है। सबसे पहली चीज़ जो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सिंपली ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही सर्वोच्च है, वो ही रेगुलेट करेगा, हैंडल करेगा, गवर्न करेगा जो भी चीज़ें एक नेशन में होंगी। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है यहाँ पे। सेकंड चीज़ जो कंटेक्स्ट में आती है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके मैकेनिज्म से, उसकी मशीनरी से यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। थर्ड चीज़ यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट में आती है वो है रिस्टोर प्रियम्बल। सो जैसा कि आप सब जानते हैं प्रियम्बल जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि समराइज फॉर्म में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट करता है। उसकी भी यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, उसके साथ भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। ये कहना था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। फोर्थ जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सो यहाँ पे हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिवीजन ऑफ पावर्स दिखाई गई है बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो उस चीज़ को लेके भी यहाँ पे कोई हार्म नहीं पहुँचना चाहिए और उस चीज़ में भी कोई मैनिपुलेशन, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। सो फिफ्थ चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, की जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, उनकी स्वतंत्रता के साथ यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए उन। सो छठी चीज़ जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सेवन चीज़ जो स्पेसिफाई करती है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी को लेके। देखिए अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब यही होता है कि जुडिशरी जो भी डिसीजन देती है वो इंडिपेंडेंटली देती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस, रैंक, कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन। सो यहाँ पे जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी है वो बनी रहनी चाहिए। एट्थ जो चीज़ है वो है सेक्युलर करेक्टर। और नाइन्थ जो चीज़ है जिसके बारे में ये केस भी है वो है फंडामेंटल राइट्स। कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। जो फंडामेंटल राइट्स है वो एज इट इज़ ही ग्रांट होंगे सिटीजन्स को। सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती के फेवर में यहाँ पे केस सुना देते हैं, लेकिन चीज़ें यहीं पे ख़त्म नहीं होती हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि चीफ जस्टिस के बारे में भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट फेवर में केस सुनाते हैं केशवानंदा भारती के, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट यहाँ पे ले आती है 41 अमेंडमेंट, जिसके अकॉर्डिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे नया चीफ जस्टिस इंडिया का अपॉइंट कर दिया जाता है, जिनका नाम था जस्टिस A.N. रे। ये 14 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट डे सिनेरियो की, कोई भी चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट में एक फैक्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सीनियरिटी का। कहने का मतलब ये है जो जस्टिस, जो जज सीनियर होगा उसे ही रिकमेंड किया जाता है नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन ऐसा जस्टिस A.N. रे के साथ नहीं था, सिर्फ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे ही इन्हें चीफ जस्टिस बना दिया जाता है इंडिया का। सो जब यहाँ पे जस्टिस A.N. रे का टेन्योर जारी था तो उस टाइम केशवानंदा भारती केस को दोबारा खोलने की मांग हुई थी, लेकिन यहाँ पे कंटेक्स्ट में दोबारा से हीरो बन के आते हैं नाना भाई पालकी वाला। वो सिंपली ये कहते हैं कि ये केस ओपन नहीं हो सकता क्योंकि इस रिगार्ड में किसी भी पर्सन ने यहाँ पे इस केस के रिगार्डिंग रिव्यू पिटीशन नहीं डाली। सो यहाँ पे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 1973 का जजमेंट था जो कि था फेवर में केशवानंदा भारती के, उसे ही रिटेन किया जाता है, उसे ही बरकरार रखा जाता है। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।